नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। खटीमा में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। समारोह अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम के तहत किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है जब मैं देख रहा हूँ। मैं पिछले साल आया था, इसका परिसर देख के गया था, आप लोग नहीं थे उस समय, तो मैं देखने आया था कि इसका निर्माण कार्य कैसा चल रहा है। आज सच में ऐसा लगता है कि एक सपना जो आज से लगभग 11 वर्ष पहले देखा गया, 12 वर्ष पहले देखा गया, वो सपना आज साकार हो गया। ये एक बहुत बड़ी फाउंडेशन हमारे बच्चों की बनाने का काम करेगा। और सच में अब खटीमा में एक शिक्षा का हब बन रहा है। यहाँ पर एकलव्य विद्यालय भी हमारा खुल गया और उसका भी निर्माण कार्य पूरा हो गया है। कुछ एक एडिशन वो करते रहते हैं, वो हमारी से भी जो कहते हैं हम तत्काल वहाँ भी स्वीकृति प्रदान करते हैं। यहाँ पर ITI पॉलिटेक्निक, हमारे आश्रम पद्धति, अरविंद जी आश्रम पद्धति भी बड़े अच्छे बन गए। वहाँ भी बिल्डिंग बन गई है। रोडवेज बस अड्डा जहाँ पुराना हमारा है उसके सामने अच्छी बिल्डिंग का निर्माण हो गया है। इसके थोड़ा और आगे जाएंगे आप तो जल्दी ही हम लोगों को नए बस अड्डे का भी लोकार्पण करना, क्योंकि एक बात मैं ईश्वर को साक्षी मान के कहता हूँ। बरसात हो गई, मैडम कह रही थी मुझे बरसात हो गई, मैंने कहा बरसात हो गई, भगवान इंद्रदेव आ गए हैं, वो भी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है, शानदार काम हो रहा है। तो हम हमेशा कहते हैं कि जिसका हमने शिलान्यास किया है, जो भी हम योजना शुरू करते हैं उस योजना को पूरा करते हैं, यानी कि उसका लोकार्पण भी करते हैं। तो बस अड्डे का हम लोगों ने शिलान्यास किया था। कब तक हो जाएगा नितिन? आपने देखा यहीं पर बगल में हमारा बाईपास, खटीमा बाईपास विद्यालय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सब केंद्रीय योजनाएं हैं। जब मैं खटीमा में बाईपास की बात भी करता था तो बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे अरे खटीमा में केंद्रीय विद्यालय की बात करते हैं, ये पुष्कर सिंह धामी पता नहीं कौन सी बात करते हैं, इनको ज़मीनी हकीकत पता नहीं है कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय कैसे खुल सकता है, यहाँ बाईपास कैसे बन सकता है। प्रवीण जी आप तो इसके साक्षी। नहीं कहते थे लोग, ऐसा जो खटीमा में बड़ी हमारी अच्छी आदत क्या है कि सब लोग दिन भर इधर उधर अलग अलग पार्टियों में रहते हैं, शाम को सब एक जगह आ जाते हैं। क्यों ना हो भाई? तो जब वो बैठते हैं टेबल पर तो फिर ऐसी बातें करते थे रात में। मुझे भी लोग बताते थे अरे भाई साहब ऐसी बात हो रही है, ऐसा हो रहा है। हालांकि वो मेरा उत्साह बढ़ाते थे। जब ऐसी बात करते थे तो मेरे अंदर और प्रेरणा होती थी कि ऐसी बात हो रही है तो मैं ज़रूर सच करके दिखाऊंगा। तो हमने खटीमा बाईपास के लिए प्रयास किया। आज मैं आ रहा था तो अभी गाड़ी में मेरे साथ कमल जिंदल जी थे, तो मैं इनसे कह रहा था कि बिल्कुल जो है देखिए यहाँ खटीमा की बाज़ार पूरी खाली पड़ी हुई है, रास्ता साफ है एकदम। नहीं तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कितने घंटे लगते थे, यहाँ कई घंटे लग जाते थे वहाँ से अमाउंट से लेकर यहाँ गंजाबाग चौराहे के आगे तक पहुँचते हैं, और आज पूरा रास्ता साफ। ऐसे ही हमारे जैसे ये है केंद्रीय विद्यालय, ऐसे ही हमारी मिलिट्री की CSD कैंटीन, शुक्ला जी CSD कैंटीन, और मैं कहता था CSD कैंटीन भी यहाँ खुलनी चाहिए। और ये मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं करें, नहीं ये मैं विधायक था तब के काम है, जिस समय मैं MLA था। ये बात लिखने वाली है आप। मैंने ये सारे काम ITI पॉलिटेक्निक, खटीमा का बस अड्डा स्वीकृत कराना हो, खटीमा का सरकारी अस्पताल चालू करवाना हो, CSD कैंटीन खोलनी हो, बाईपास बनाना हो, ये वाला हमारा केंद्रीय विद्यालय हो, एकलव्य विद्यालय हो, खटीमा का सौंदर्यीकरण हो, है
ये परवीन नदी का बनने वाला पुल हो, हमारा सितारगंज से बिस्टी मझोला मोटर मार्ग हो, ऐसे अनेक काम, हमारा ये महलगांव से बिगराबाग तक का मोटर मार्ग हो, या हमारा चकरपुर से वो जो बीच में मार्केट है हमारी, चकरपुर से आलाबीटी बगिया घाट तक का मार्केट हो। इतने मैं बोलूँगा तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं कई घंटे बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारा काम शुरू हुआ है। इसलिए आज हम सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि इसका लोकार्पण देश के शिक्षा मंत्री जी के कर कमलों से संयुक्त रूप से हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है और इस केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से यहाँ के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए द्वार खुलेंगे, बल्कि ये विद्यालय हमारे बच्चों के समग्र विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास उसकी शिक्षा और गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर नई शिक्षा नीति लाई गई, जिसके आज सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इस नीति के माध्यम से बच्चों को रोजगारपरक शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता करने में। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारियां की जा रही है। 31 जुलाई को पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना होनी है। पंचायत चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण के लिए 24 जुलाई और दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। पहले चरण में जहां 68% रिकॉर्ड किया गया था, तो वहीं दूसरे चरण में 70% मतदान हुआ है। देखिए, सर्वप्रथम को अवगत कराना चाहूँगा, जो हमारे त्रिस्तरीय समान निर्वाचन 2025 का द्वितीय और अंतिम चरण था, वो कल सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। और इसमें जो है 10 जनपदों के अंतर्गत 40 विकास खंड जो हैं, इनसे संबंधित सभी ग्राम पंचायतों में स्थापित जितने हमारे मतगणना स्थल थे, उसमें प्रातः 8 बजे सकुशल जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और इसके समग्र रूप से जो है प्रारंभिक आकलन के अनुसार 70% जो है हमारा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और अगर हम इसको पुरुष और महिला में अगर करते हैं बाइफरकेट, तो 65.5% जो है पुरुष मतदाताओं की पार्टिसिपेशन रहा। 74.5% हमारा महिला मतदाता इसमें शामिल रहे हैं। राजधानी देहरादून में उच्च शिक्षा और नवाचार को नई दिशा देने की ओर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC और दून यूनिवर्सिटी के बीच एक अहम MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अब दून यूनिवर्सिटी के छात्र और शोधकर्ताओं जो भी नई खोज, इनोवेशन या प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, उन्हें NRDC तकनीकी, कानूनी और व्यावसायिक स्तर पर आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये समझौता राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में हुआ। वहीं दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ सहयोग कर दून विश्वविद्यालय का लक्ष्य NRDC की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाकर बौद्धिक संपदाओं का व्यवसायीकरण करना है। NRDC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिक सेक्टर है और दून यूनिवर्सिटी ने आज अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड हाउ टू कमर्शियलाइज टेक्नोलॉजीज और ट्रांसलेशनल रिसर्च के लिए ये एग्रीमेंट किया है। और ये हमारे माननीय राज्यपाल जी के दिशा निर्देश पे
और उनकी ब्लेसिंग्स पे ये सब किया गया है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ माननीय राज्यपाल जी की और पूरे गवर्नर हाउस के पूरे स्टाफ की, और एनआरडीसी से अमित रस्तोगी जी जो चेयरमैन हैं वो हमारे बीच में हैं, उनके और भी जो स्टाफ है वो हमारे बीच में है। और ये बिल्कुल हम लैब टू मार्केट इसको लेके जाएंगे, कमर्शलाइज करेंगे, और ये दून यूनिवर्सिटी के लिए एक नए युग का आज मुझे लगता है गोल्डन चैप्टर ऐड हुआ है दून यूनिवर्सिटी के रिसर्च और इनोवेशन में। मनसा देवी मंदिर की भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत और दर्जनों के घायल होने के बाद राजनीति तेज हो गई है। घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रशासन पर पूरी तरह नाकाम होने का आरोप लगाते हुए कहा कि भीड़ प्रबंधन के नाम पर सरकार सिर्फ धार्मिक आयोजनों को वोट बैंक की तरह देख रही है। महारा ने दावा किया कि मंदिर परिसर में करंट फैलने के सबूत उनके पास मौजूद हैं और न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। कांग्रेस नेता ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि दर्शन मार्गों को एक तरफा नहीं किया गया, जबकि सुरक्षा ड्यूटी में एनसीसी जैसे स्वयंसेवी छात्रों की भी मदद ली जा सकती थी। दुखद घटना है, और कोई जब हताहत होता है तो वो अच्छी घटना कैसे हो सकती है। लेकिन चिंताजनक है, क्योंकि शासन और प्रशासन बिल्कुल भी इसमें चूक किया हुआ है। पुलिस को मैं इसलिए दोष नहीं देता क्योंकि पुलिसकर्मी अधिकतर जो है चुनाव ड्यूटी में थे, लेकिन ये प्रशासन का काम था कि व्यवस्थाएं करता, और ये ध्यान दिया जाना चाहिए था कि एक मार्ग से जाने का हो, एक मार्ग से आने का हो, और वहाँ वॉलंटियर्स काम करें। एनसीसी के जो हमारे बच्चे कॉलेजेस और स्कूल्स में हैं, उनसे कॉलेज से रिक्वेस्ट करके उनकी वॉलंटियर के रूप में ड्यूटी लगनी चाहिए थी अगर पुलिसकर्मी कम थे। और कहीं ना कहीं अराजकता को रोकने की जरूरत है। आज सरकारें जो हैं धार्मिक आयोजनों को वोट बैंक की तरह देख रही है, वो गलत है। पुलिस को जो अराजक लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोका जा रहा है। कांवड़ पहले से धनुष की तरह चलती थी, कंधे में रखे तो कोई परेशानी नहीं होती थी। लोग रस्सी के इधर चलते थे, गाड़ियां सड़क में चलती थी, दिक्कत नहीं आती। अब क्या हो रहा है कि 50 किलो 100 किलो उठाने की होड़ है ऐसे करके, वो भी स्टील के हैं। और ये मेरे को लगता है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खराब है। खटीमा में एक नए पीएम श्री केंद्र विद्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड को और मजबूती देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि उत्तराखंड को शिक्षा का हब कहा जाता है और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री की पहल पर प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्कूल तैयार किए जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड शिक्षा का हब कहलाता है और बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा जब हमारे अच्छे स्कूल बनेंगे, मॉडर्न स्कूल बनेंगे और शिक्षा बेहतर होगी। और आज उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं स्कूल का। और स्कूलों को और बेहतर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पबद्ध तरीके से स्कूलों को स्वच्छ, सुंदर और सुदृढ़ तरीके से बनाने का काम कर रही है और शिक्षा को और बेहतर बनाने का काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से शिक्षा का हब कहलाता है, उसको और बेहतर और कितनी अच्छी और सुविधाएं हम दे सकते हैं अपने बच्चों को, अपने ननिहालों को। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार और हमारे शिक्षा मंत्री जी मिलकर के उत्तराखंड के स्कूलों को बेहतर से बेहतर बनाने का अपना संकल्प पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है, इसके आंकलन की तैयारियां तेज कर दी गई है। बाघों की गिनती के लिए अक्टूबर के पहले चरण में साइंस सर्वे शुरू किया जाएगा। वैसे उत्तराखंड में साल 2022 में बाघों की गणना हुई थी, जिसमें पूरे उत्तराखंड में 560 टाइगरों की संख्या पाई गई थी। अब साल 2025 में दोबारा से प्रदेश में कितने बाघ हैं, उसके आंकलन के लिए काम शुरू हो गया है, जिसको लेकर प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर समीर सिन्हा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ मिलकर हर 4 सालों में बाघों की गिनती की जाती है और उसी की तैयारी शुरू की गई है। मैं समझता हूँ कि अभी इस पे अंतिम निर्णय के लिए थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। जैसा मैंने बताया आपको कि शासन ने अभी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है, उनको अपना स्पष्टीकरण देने दीजिए। शासन को उनका स्पष्टीकरण का अध्ययन करने दीजिए। उसके बाद जैसा शासन निर्णय लेगा उसी के अनुसार कार्रवाई होगी।
मसूरी और देहरादून के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलने वाली है। दरअसल पर्यटन विभाग ने रोपवे पर काम करना शुरू कर दिया। इस संबंध में पर्यटन सचिव धीराज कबरियाल ने बताया कि रोपवे के बनने से न केवल ट्रैफिक की स्थिति में सुधार होगा बल्कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 26 टावर लगाने का काम शुरू हो गया है और स्थापना निदेशक दीपक खंडूरी ने कहा कि योजना पर 285 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये रोपवे पुरकुल गांव से मसूरी लाइब्रेरी चौक तक जाएगी। उन्होंने कहा कि 5.5 किलोमीटर तक का ये पूरी योजना है। उन्होंने कहा कि इस रोपवे के जरिए 1 घंटे में 1500 लोग आवाजाही कर सकेंगे। अब इसमें देखिए, मसूरी में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो योजना स्वीकृत हुई है आपकी, देहरादून से लेकर मसूरी तक की जो रोपवे की योजना स्वीकृत हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे टूरिज्म तो प्रमोट होगा ही होगा। लेकिन जो ट्रैफिक का जो कंजेशन आप देखते हैं देहरादून से लेकर मसूरी का, खासकर समर्स में, देखिए ये नहीं कहा जा सकता कि साल भर मसूरी में ट्रैफिक जाम रहता है। केवल उन महीनों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, या जून के बाद, जून और जुलाई के बीच में, मई जून जुलाई के बीच में, उस समय वाकई में उससे काफ़ी निजात मिलने की संभावना है। और इस योजना में के अंतर्गत लगभग 26 टावर हमारे लगने थे और उसमें से 26 के 26 टावर्स में हमारा काम शुरू हो चुका है और उसमें साइमल्टेनियसली जो पार्किंग की व्यवस्था हम लोगों ने करनी, वो काफ़ी काम हमारा उसमें हो भी गया है। और विद्युत विभाग को अपना सब स्टेशन वहाँ से ट्रांसफ़र करना था, उसके लिए उनको ज़मीन की ज़रूरत थी, वो हम लोगों ने उनको एनओसी भी दे दी है और वहाँ पे भी काम शुरू हो गया। निदेशक अवस्थापना यूटीडीबी। तो जो हमारा मसूरी रोपवे बन रहा है, यह कुल 5.5 किलोमीटर की परियोजना है जो कि पुरकुल गांव से लेकर के हमारा लाइब्रेरी चौक में तक जाएगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम किस तरह से हमारा जो मसूरी में आने वाला ट्रैफिक है उसको डीकंजेस्ट कर पाएँ और यह परियोजना हमारे आने वाले सितंबर 26 में तैयार होने की संभावना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देहरादून से मसूरी के बीच लोगों को जाम से निजात मिलने जा रही है, रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हो गया, ऐसे में कब तक माना जा रहा है कि निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा? अमित, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? आपको बता दें कि देहरादून से मसूरी के बीच लोगों को जाम से निजात मिलने वाली है। पर्यटन की विभाग की तरफ से रोपवे का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। रोपवे की लागत 285 करोड़ है। रोपवे से 1 घंटे में 1500 लोग इस दौरान आवाजाही कर सकेंगे। बता दें कि पर्यटन विभाग की ओर से देहरादून और मसूरी के बीच लोगों को जाम से निजात मिलने जा रही है। रोपवे कार्य पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मसूरी दून के बीच रोपवे का काम शुरू हो गया है। इस दौरान करीब 1500 लोगों का आवागमन इस दौरान हो सकेगा। ट्रैफिक की स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। देहरादून और मसूरी के बीच लोगों को जाम से निजात मिल सकेगी। पर्यटन विभाग की ओर से रोपवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। देहरादून और मसूरी के बीच लोगों को आवाजाही करने में आसानी होगी क्योंकि रोपवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि योजना पर खर्च होंगे 285 करोड़। आपको बता दें कि अमित रतूड़ी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। अमित, देहरादून से मसूरी के बीच लोगों को जाम से निजात मिलने वाली है, रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हो गया, ऐसे में कब तक निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है? देखिए श्री, आपको बताएं कि एक मसूरी देहरादून से मसूरी के लिए जो रोपवे की जो कार्य योजना है ये संचालित है, गतिमान है, जो कि हम जिस तरह से देखते हैं कि लगातार मसूरी में ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है, चाहे पर्यटन सीजन हो, ग्रीष्मकालीन हो या फिर शीतकालीन हो। ऐसे में ये इस पर काम शुरू हो चुका है। 26 टावर इसमें लग रहे हैं जिनका में की जो कार्य गतिमान है। 20 टावर इसमें लग चुके हैं। बाकी जो अन्य जो उसमें काम होना है वो चल रहा है। पूरी योजना की बात करें तो करीब 285 करोड़ का इसमें पूरा खर्च आ रहा है। दूसरी तरफ हम बात करें तो जिस तरह से अभी लोग देहरादून से मसूरी जाते हैं तो करीब करीब उनको 1.5 घंटे का समय लगता है, लेकिन रोपवे के जरिए उनको कुछ मिनटों में वो यहाँ पहुँच सकते हैं और एक बार में करीब यहाँ से 1500 लोगों को रोपवे के जरिए देहरादून से मसूरी भेजा जाएगा या फिर मसूरी से देहरादून
पर्यटकों के जरिए उनको वापस भी आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पर्यटन की दृष्टि से ये एक योजना लाभकारी सिद्ध होगी। दूसरी तरफ पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये योजना भी कहीं ना कहीं लाभकारी सिद्ध होगी। लोगों को जाम के से निजात मिलेगा। और दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार जाम मिलता है देहरादून में, हम बात करें मसूरी जाते टाइम वक्त जो पर्यटन सीजन होता है, ग्रीष्मकालीन की बात हो या शीतकालीन की बात हो, तो जिस तरह से लोग उमड़ते हैं, भीड़ उमड़ती है, पर्यटकों के जाम लगता है, लोगों का घंटों 3 घंटे का समय उनको खराब होता है मसूरी जाने में। तो लेकिन पर्यटकों को इस योजना के जरिए यानी जो रोपवे जो बन जाएगा तो ऐसे में उनको खासी सुविधा होगी। और ये रोपवे जो योजना है ये देहरादून के पुरकुल गांव से शुरू होगी, जो कि मसूरी लाइब्रेरी चौक तक ये पहुंचेगी। तो ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक महत्वाकांक्षी योजना है और जिस पर काम लगातार गतिमान है। और इस योजना के तहत हम बात करें तो करीब करीब 60% से अधिक जो काम है वो पूरा हो चुका है। शिखा। अमित, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।